नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर्स। हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स, और हम कंस्ट्रक्टर्स को यू नो कौन कौन से मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट मॉडिफायर्स कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर्स। और क्या सीखेंगे हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, ट्रिकी, ठीक है। और हम क्या सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्यों यूज़ होता है, ठीक है। हम ऐसी चीज़ें जानेंगे और कंस्ट्रक्टर्स के एडवांटेजेस भी हम जानेंगे। डिसएडवांटेजेस का छोड़ दो आप, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स का एडवांटेजेस थोड़े जानेंगे कि क्यों। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। तो लर्निंग जावा इन हिंदी में मेरा कंस्ट्रक्टर्स का एक पैकेज बना रखा है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लास बना देता हूँ जल्दी, और क्लास का रखता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास बना दिया, ठीक है। अभी पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स। तो इसका आंसर ये है कि एक तरह का ब्लॉक है ये, इट इज़ अ ब्लॉक, ठीक है। और ये ब्लॉक क्या है ना, ये दिखता एक मेथड की तरह है। इट लुक्स लाइक ए मेथड, बट इट इज़ नॉट ए मेथड। ये मेथड है नहीं, ये खाली दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना, सिमिलर होता है क्लास नेम की तरह, ठीक है। अच्छा, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो मैं बना दूंगा पब्लिक, क्लास नेम यूज़ करूंगा कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, बनाया। इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहा ना, ये मेन मेथड के अंदर मैंने बना दिया, तो ये काम नहीं करेगा। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप इसको मेन मेथड के अंदर नहीं बना सकते। आप बोलोगे ये तो मेथड है ही नहीं तो इसको क्या, बट फिर भी ये मेन मेथड के अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कोई नॉर्मल मेथड मेन मेथड के अंदर नहीं बन सकता, वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी, चाहे वो मेथड ना हो, फिर भी वो मेन मेथड के अंदर नहीं बन सकता। तो कभी इंटरव्यू में पेन एंड पेपर में वो मेन मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर बना के इधर छोटा मोटा एग्जीक्यूट करके पूछेंगे आउटपुट, आप आउटपुट देने लोगे, हालांकि आउटपुट कुछ होगा ही नहीं, एरर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन पेन और पेपर में समझ में नहीं आता, एक्लिप्स में समझ आता है, ठीक है। ये समझ हो गया। तो अभी हम अगर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो यहां पे डिक्लेयर कर लेंगे पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम होता है, यहां पर क्लास नेम हमारा ये है। लो जी, ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टर, ये होता है कंस्ट्रक्टर। अब आप बोलोगे पब्लिक क्यों, मैं कुछ और देना चाहूँ, ठीक है। कुछ कुछ मॉडिफायर्स अलाउड हैं, प्राइवेट, ठीक है, और अलाउड है प्रोटेक्टेड। हालांकि आप कभी भी ये सब यूज नहीं करोगे, आप पब्लिक ही यूज करोगे, तो हम लोग पब्लिक पे ही रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन वो पूछते हैं कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या है। कोई रिटर्न टाइप, इट हैज नो रिटर्न टाइप। तो कभी कभी इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा, यार कम से कम वॉइड तो रिटर्न डाल दो, चल जाएगा यार, मैंने किया है कोड ऐसे। वो बोलेगा मैं पब्लिक, वो पेपर में ऐसे लिख देगा, इक्लिप्स में नहीं लिखेगा, वो ऐसे बोल देगा कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, पब्लिक वॉइड कंस्ट्रक्टर्स, और इसके अंदर कुछ कुछ लिखेगा और वो कॉल वॉल करने की कोशिश करेगा। तो पेन और पेपर में इतना ध्यान नहीं रहता ना, आप इग्नोर कर दोगे रिटर्न टाइप। लेकिन कोई भी रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का नहीं भी होता, वॉइड भी नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रख लो, इट हैज नो रिटर्न टाइप। इंटरव्यूअर कितना भी कंफ्यूज करे, ना बाबा ना, ध्यान से देखना वो इंटरव्यूअर क्या लिख रहा है। अगर इंटरव्यूअर गलती भी करे ना तो उसको वहीं पे सुधार दो कि सर ये सही है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर में आप यूज कर सकते हो मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या क्या यूज कर सकते हो, मैं ये भी लिख देता हूं, मॉडिफायर्स दैट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ए कंस्ट्रक्टर। एक तो पब्लिक है जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, प्राइवेट,
और प्रोटेक्टेड। डिफ़ॉल्ट एरर वेरर थ्रो करता है, उसका एक अलग तरीका है। डिफ़ॉल्ट भी यूज़ होता है, बट फिलहाल वैसे भी ये दोनों भी आप नहीं यूज़ करने वाले, मैक्सिमम आप पब्लिक यूज़ करोगे। बट हाँ, इतना जान लो कि ये 3 मॉडिफायर्स अलाउड हैं प्रॉपरली, ठीक है। तब ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अभी नेक्स्ट है, ये कंस्ट्रक्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जीक्यूट कब होता है? इन्वोकिंग, हाउ टू इन्वोक ए कंस्ट्रक्टर, ये एग्जीक्यूट कब होगा और ये किस मौके पे एग्जीक्यूट होगा? देखिए, इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन होता है, कब होता है? व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तब होता है इसका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल करके आपको समझाऊंगा, नहीं तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आए, ठीक है। अब हाँ, अब आप पूछेंगे कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स हैं? कंस्ट्रक्टर के थोड़े टाइप्स हैं। एक तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एक एक आपका ये जो मॉडिफायर यूज किया गया है, ये जो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि मैंने बनाया, आपने बनाया, हमने अपने हिसाब से बनाया, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये 3 तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है 3 तरह के क्या हैं, तो अब ये बता देना, ठीक है। अब पैरामीटराइज्ड मेथड तो मैंने आपको बता रखा ही, वैसे ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो सारा का सारा एक ही वीडियो में डाल देंगे, मल्टीपल वीडियोस नहीं बनाएंगे, एक वीडियो में सब डाल देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना इंटरव्यू क्वेश्चंस और इतना बेसिक्स के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी कंस्ट्रक्टर की अंडरस्टैंडिंग। अब आपने, मैंने बता दिया कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड नहीं होता, इसका अलग बॉडी होता है, इसको आप मेन मेथड के अंदर नहीं घुसाएंगे, घुसाएंगे तो वैसे भी नहीं चलेगा एनीवेज। तो बस इतना समझ में आ गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला, कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है? जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ओबीजे रेफ, ये बना लिया हमने ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। चलो अभी मैं काम करूंगा, अभी मैं यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग ब्राउज़र। अभी मैं इसको ऐसे, और इंट लेट्स से इन सीरियल नंबर, इंट एसएल नंबर, मैं इतना दे देता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता है ग्लोबल वेरिएबल्स है, नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं बुला सकते क्योंकि इनमें स्टैटिक नहीं है, अगर स्टैटिक लगाते तो इंस्टेंस हो जाता, तो ये नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अभी अगर आपको इन दोनों भाई साहब को कॉल करना होता, तो आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक नहीं है। क्लास नेम से कॉल कर सकते हो, या फिर आपको ऑब्जेक्ट क्लास नेम से नहीं कॉल कर सकते, और डायरेक्टली नहीं कॉल कॉल कर सकते। सो हमें कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओबीजेरेफ यूज करना पड़ेगा। अब ओबीजेरेफ अगर हम इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि एरर फेंकेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि इनको वैल्यू दो। ओबीजे ब्राउजर अगर आप ऐसे करके कमेंट दोगे ना, बोलेगा ब्राउजर दो, सॉरी वैल्यू दो, तो आप इसको जबरदस्ती वैल्यू दोगे, लेट्स से क्रोम, तभी ठीक चलेगा, ठीक है। अगर आप इसको एसएल नंबर को कुछ नंबर दोगे 23, तो ये ठीक चलेगा। फिर चाहे आप इसको सिसो करके ब्राउजर करो, ठीक है, और इसको आप एसएल नंबर करो, ये चल जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं करते हैं, सॉरी, देखिए चेंज ब्राउजर टू स्टैटिक, डायरेक्टली इधर कॉल नहीं हो रहा है, तो इसको यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर आप इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, ऐसे ही मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको इंडिविजुअली बुला लेना, लेकिन अभी मैं इसको रन करूंगा ना, तो इधर आएगा क्रोम 23। द पॉइंट इज, यहाँ पर क्या हुआ, जब देखिए ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल है, तो हमारे मेमोरी में एक, अगर हम लोग एक, अभी एमएस पेंट में समझाना थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, छोटा करके समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ब्राउज़र और सीरियल नम
बनाया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका objdref हमारा रेफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगा इधर, ठीक है। और इस मेमोरी को पॉइंट कौन करेगा, ये objdref। बोले तो एक छोटा सा ये बना देते हैं, ये हमारा objdref, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंटर objdref, ये हो गया। और ये भाई साहब पॉइंट कर रहे हैं इसकी तरफ, ये मेमोरी एलोकेशन की तरफ। और इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ब्राउज़र और एसएल नंबर इसके अंदर रहेगा। ये तो आपको पता ही है कॉन्सेप्ट का ओप्स में, ठीक है। तो इधर रहेगा ब्राउज़र और इधर रहेगा, जल्दी आ जा भाई, एसएल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों रह गए। अब बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है जावा में, ये ब्राउज़र क्या है, स्ट्रिंग टाइप है और ये सीरियल नंबर इंटीजर टाइप है। तो इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या था, ब्राउज़र को मिलेगा इधर भाई साहब को नल मिलना चाहिए, ये ब्राउज़र इक्वल टू इधर नल होगा, ये नल वैल्यू को जाएगा। और इधर इधर इक्वल टू ये ज़ीरो जाएगा, ठीक है। ये इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही है। तो जब आप यहाँ पे जाके ऐसे ऑब्जेक्ट रेफरेंस को इनको देते हो, तो जाके फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट के ये क्रोम होता है, फिर और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट के ये 23 होता है। बट देन अभी आप ये बोलोगे कि ये सब तो हमको पहले से ही पता है, हमको कंस्ट्रक्टर का यूज समझ में नहीं आया। जस्ट इमेजिन मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, objdref1 objdref2, ठीक है। आप एक बात बताओ, मैं ऐसे अगर कंटिन्यूअसली इन लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट इधर लगाता रहूँ, यहाँ पर तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, एक छोटा सा काम कर रहे हैं। मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर ऐसे ना 5,000 ग्लोबल पैरामीटर्स होंगे। तो 5,000 ग्लोबल पैरामीटर्स के लिए अगर हमें 5,000 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो 10,000 लाइन का कोड एक्स्ट्रा लग गया ना। इधर देखो 10,000 का कोड लाइन एक्स्ट्रा लग गया। तो भाई हमें ये नहीं लगाना है। तो हमारी ये जो कंस्ट्रक्टर का क्या काम है कि ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट हमारा लगता है इन सब डिक्लेरेशन में, फिर जहाँ पे जाके मेमोरी में ये नल की जगह फिर ये क्रोम फिर 23 और कुछ डालेंगे, और तो यहाँ पे ओबीजे रेफ बना है। फिर जब और एक बनेगा, ये ओबीजे रेफ इधर ओबीजे रेफ 1 हो जाएगा, इधर ये ओबीजे रेफ 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने और एक ऑब्जेक्ट किया ओबीजे रेफ 2 रेफरेंस के साथ। तो हम अगर इधर ओबीजे रेफरेंस 2 और एक बनाएंगे, एक सेकेंड, सो मैं कुछ टाइप हो रहा है, कुछ कोई ज़रूरत नहीं, समझ में आ रहा है आपको। तो बस ये देखिए, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है और ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्राउज़र वैल्यू है, यहाँ पे मान लो हमने कुछ दिया, तो यहाँ पर मान लो हमने क्रोम की जगह फायरफॉक्स दे दिया, तो इसका लेटेस्ट वैल्यू अपडेट हो गया। फिर हमने इधर 21 दे दिया, फिर यहाँ पे आके चेंज किया तो ये हो गया एज, और इसका हो गया 21, सॉरी 20 फॉर एग्जांपल। ये जो नंबर मैं अगर यहाँ पे ऐसा देता रहूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको ऐसे देता रहूँ, कंट्रोल सी, ओबीजे रेफ 1, ये 1, ये ओबीजे रेफ 2 और इसको 2 कर दिया, और सपोज यहाँ पे फायरफॉक्स और 21 दे दिया। और ये तो सही है अपना, और ये है एज और 20, ठीक है। और ऐसे आप तीनों को फिर से ऐसे आउटपुट अगर निकालना चाहो, तो ओबीजे रेफ 1, इधर ओबीजे रेफ 1, इधर ओबीजे रेफ 2, ओबीजे रेफ 2, ऐसे आप करके आउटपुट निकालोगे। तो यहाँ पर तो इजी है क्योंकि तीन हमें सिर्फ 6 लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा लिखने पड़ रहे हैं और आउटपुट निकालना पड़ रहा है। मानो ऐसे 5,000 पैरामीटर्स होंगे, तो यार आप क्या 10,000 लाइन लिखोगे बैठ के ऐसे पागलों की तरह। ये एक अप्रोच है, बट क्या ये अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है क्या, नहीं ना, नीदर इट इज ऑप्टिमिस्टिक नॉर इट इज ऑप्टिमल। ये तो ऐसे ही हम लोग
काम चलाओ मेथड कर रहे हैं, तभी कंस्ट्रक्टर का यूज आया कि हमें इन सब एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड से बचना है। जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते रहेंगे, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस उसको पॉइंट करते रहेंगे और उनके डिफॉल्ट वैल्यूज जो हमारे ग्लोबल पैरामीटर्स के डिफॉल्ट वैल्यू चेंज होते रहेंगे, तो हमें ये एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना है, अननेसेसरी कोड को लंबा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो इसलिए हमें कंस्ट्रक्टर का यूज आता है। तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्टर का कैसे यूज आता है। बहुत ही सिंपल है। तो जब हम एक, मैंने क्या बोला, व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट इन्वोक होने लगता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये इसको कॉल करेगा। ये बनाते ही यहाँ पे कॉल हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे कॉल हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरामीटराइज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूंगा क्रोम, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा 23 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर मैं इसको बोल दूंगा स्ट्रिंग ब्राउज़र इंट सीरियल नंबर, ठीक है। सो आई विल राइट इट हियर डायरेक्टली, इंट ब्राउज़र स्ट्रिंग ब्राउज़र इंट सीरियल नंबर। तो ये डायरेक्टली इसको वहाँ से कॉल कर लेगा, ठीक है। अभी आपका कहना होगा कि अभी भी एरर दिखा रहा है, कोई नहीं, मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड से दिस डॉट ब्राउज़र इक्वल टू ब्राउज़र दिस डॉट सीरियल नंबर इक्वल टू सीरियल नंबर। तो अभी क्या कर रहा है, सॉरी, ये सीरियल नंबर जो राइट साइड में है ये इसको पॉइंट कर रहा है, जो ब्राउन वाला है लोकली जो डिक्लेयर हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर। और ये जो ब्राउजर जो रेड में डिक्लेयर हुआ है वो भी ये इसी को रेफर कर रहा है। अभी ये जो ग्लोबल रेफरेंस है, तो ये यहाँ पर आ चुका है, जो ग्लोबल का ग्लोबल पैरामीटर्स आपने रेफर किया था, तो ये यहाँ पे दिस कीवर्ड के तहत ये काम हो गया। तो होगा क्या, ये क्रोम और ये 23 यहाँ पे जाएंगे, और ये बाय डिफॉल्ट इन दोनों इक्वेशंस की वजह से यहाँ चले जाएंगे। तो हमें बार बार ये सब चीज़ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार डिक्लेयर कर लिया, ये 2 लाइन ऑफ कोड लिख लिया, बस हमारा काम हो गया। अब इधर बैठ के आपको जितना खिचड़ी पकाना है पकाओ, और 50 गो ब्राउज़र निकाल के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो ब्राउज़र है इसलिए हमारे पास लिमिटेड है। मान लो ये एक एम्प्लॉय टेबल होगा जिसमें एम्प्लॉय के नाम और एज होंगे, या एम्प्लॉय के डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से मान लो आपको जो करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। और यहाँ पे कॉमा देना भूल गया। देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया। जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, भाई साहब ने डायरेक्टली जाके अपना काम कर दिया। तो हमें बार बार उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बार बार उनको इस एवरी पर्टिकुलर ग्लोबल पैरामीटर के लिए ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस से बार बार उनको कॉल करके बार बार ये आउटपुट में घुसा के ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दो, बस दिस ऑपरेटर को यूज़ करो, और जो चाहिए आपको उसका आप लोग निकालो, जो नहीं चाहिए मत निकालो। कौन बोला आपको निकालने को, ये सब नहीं चाहिए मत निकालो, आपको जितना चाहिए उतना निकालो, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छा, ये ठीक तरीका नहीं है, आपको कंस्ट्रक्टर के लिए इन्वोकिंग करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप ये समझ गए कि देखिए कंस्ट्रक्टर हमारी लाइफ कैसे आसान करती है। जो हम अननेसेसरी ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर के बिना भी काम हो सकता है, चलो हो गया आपका काम, मान लो कुछ भी करके आप कर लो अपना काम। बट द पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर से इतना आपका इजी हो जाता है। यहाँ पर तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। एक एम्प्लॉय टेबल होगा जिसमें 1000 एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके 1000 डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, 1000 डेट ऑफ, मान लो उसमें से 500 रिज़ाइन कर लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आपको बस टिपिकली उसी चीज़ को यूज़ करना है जो चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं। आप सब कुछ यूज़ करना नहीं चाहते हैं, कुछ ही चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को आप यूज़ करके कंस्ट्रक्टर्स को बुला सकते हैं।
तो मतलब कंस्ट्रक्टर्स का यूज कब आता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। बस ये है कंस्ट्रक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज। तो क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स में भी काम हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत लेंदी होते हैं। 2-4 वैल्यूज के लिए तो ठीक है, 10-20 के लिए भी तो ठीक है, लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा पैरामीटराइजेशन करना है और बस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। कंस्ट्रक्टर का और एक वीडियो में अलग वे में आपको कुछ अलग एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। ये तो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वहां पर एक कंस्ट्रक्टर का प्रॉपर यूज करके हम लोग इंटरलिंक करके सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर यूज कैसे होता है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इसका एडवांटेज क्या है, ये क्या होता क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं और वो दिखता कैसा है, इंटरव्यू में किस तरीके से आपको फंसा सकते हैं और उस फास्ट से आपको कैसे निकलना है, क्या चीज़ें जाननी है क्या चीज़ें नहीं जाननी है, पैरामीटराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स करके कैसे आप लेंदी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जिस चीज़ का चाहिए उसी चीज़ का आप निकालो, जिस चीज़ का नहीं चाहिए उनको जाने दो। तो आपको ओबीजे रेफ का ब्राउजर और सीरियल नंबर निकालना है तो आप उसी का निकाल लो, जो आपका आउटपुट चाहिए उसी को निकालो। हर चीज़ को एक एक करके घुसाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट निकाल लेगा जो आपको चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच। सार्थक साइनिंग ऑफ।